सूरत नाम का एक प्रसिद्ध शहर था। उस शहर से हाईवे जाता था। उस हाईवे के साइड में ही एक पप्पू का ढाबा था। वो ढाबा हाईवे के साइड में होने के कारण उस ढाबे पर बहुत से लोग आया करते थे। उस ढाबे का मालिक था रमेश। रमेश खुद के हाथों से पकवान बनाकर लोगों को खिलाया करता था। उसके हाथों में बहुत ही स्वाद था। उसी वजह से उसके ढाबे पर बहुत लोग आया करते थे। रमेश के ढाबे की स्पेशलिटी थी कि उसके ढाबे में नॉनवेज ही बना करता था। एक दिन 4 आदमी पप्पू के ढाबे पर आए। वो रमेश से, अरे रमेश भाई, जरा तुम्हारे हाथ की चिकन करी लेकर आना। मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे फिश करी लेकर आओ। मुझे एक चिकन कोरमा लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। ऐसा कहकर रमेश प्लेट तैयार करने में लग जाता है और सभी प्लेट अच्छे से सर्व करके उन आदमियों को देता है। तभी पहला आदमी फिश करी खाकर देखता है और, अरे रमेश भाई, तुम्हारे हाथ का फिश और नॉनवेज का कोई भी पदार्थ खाओ, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ हाँ, ये बात सच है, इसीलिए तो हम यही आते हैं। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसा कहकर रमेश अपना काम करने चला जाता है। रमेश ढाबे में जो भी खाना बना था वो सब बेचा जाता था। उसके ढाबे की खासियत नॉनवेज खाना ही थी, इसीलिए जाने आने वाले लोग उसके ढाबे पर खाने के लिए रुका करते थे। एक दिन रमेश की बहन लता उसके गांव से वापस आ जाती है। उसके साथ उसका बेटा शुभम भी आया था। लता रमेश से मिलने पप्पू के ढाबे पर आती है। तभी लता रमेश से, रमेश भैया। रमेश ने उसकी ओर देखा तो रमेश, अरे लता, तुम यहाँ इतने दिनों बाद आई हो और घर पर नहीं आई। यहाँ ढाबे पर क्यों आई हो लता तुम? भैया, आपको तो पता है कि ये गुजर जाने के बाद मेरे घर के हालात कितने खराब हो गए। शुभम को पढ़ाने तक के लिए पैसे नहीं है मेरे पास और घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर आप मुझे काम पर रख लिए तो मेरा घर ठीक तरह से चलेगा। लता, तुम मेरे घर पे रहो ना, तुम्हें किसने नहीं बोला है? नहीं भैया, मैं अब खुद कमाना चाहती हूँ, जिससे शुभम को कोई कुछ ना कहे और उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो यही सही, मगर यहाँ इस ढाबे पर कोई काम नहीं है। मैं आपके ढाबे पर झाड़ू पोछा करूंगी, आपकी खाना बनाने में मदद करूंगी और बाकी के काम जो भी बच जाएंगे वो कर लूंगी। रमेश थोड़ा मन में सोचता है और लता से, ठीक है, तुम साफ सफाई और ढाबे का कुछ और काम भी कर लेना, इसकी वजह से मैं तुम्हें तनख्वाह भी दे पाऊंगा। ठीक है भैया। लता वहां से शुभम को लेकर चली जाती है। अगले दिन शुभम के साथ लता ढाबे पर सुबह ही आ जाती है। वो ढाबे की झाड़ू मारकर साफ सफाई करती है और थोड़ी टेबल की भी साफ सफाई कर लेती है। तभी वहां रमेश आ जाता है और लता को चपाती बनाने के लिए कहता है। लता तुरंत ही चपाती बनाने का आटा गूंथती है और अच्छी तरह से चपाती बनाती है। वो चपाती बना ही रही थी, तभी वहां रंगा राघव आ जाते हैं। वो रमेश से, अरे ओ रमेश भाई, मुझे तुम्हारे हाथ की स्पेशल चिकन बिरयानी देना जरा। अभी लाता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? मुझे एक मटन कबाब देना। जी, अभी लाया। ऐसा कहकर रमेश ढाबे में जाकर उन्होंने दिए हुए डिश की ऑर्डर रेडी करता है और शुभम के हाथ में कुछ प्लेट भिजवाता है और बाकी के प्लेट्स खुद लेकर आता है। तभी रंगा बिरयानी खाकर रमेश से, रमेश भाई, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है, इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। रमेश उसकी बात पर हंसता है और अपना काम करने चला जाता है। लता शुभम के साथ ढाबे का सब काम खत्म करके शाम के समय उसके भाई से, भैया, मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं रह लूँगी। इससे मुझे रोज का आना जाना नहीं करना पड़ेगा और यहाँ कोई खतरा भी नहीं है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहकर रमेश घर चला जाता है। अगले दिन लता सुबह उठकर अपना काम करके ढाबे का काम कर रही थी। तभी एक मनोज नाम का आदमी ढाबे पर आकर, रमेश कहाँ है? भैया अंदर है, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। ऐसा कहकर लता रमेश को आवाज देती है। तभी रमेश बाहर आकर देखता है तो मनोज होता है। आओ ना मनोज, इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे रमेश भाई, मैं 2 दिन तक चिकन और मटन का सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। शहर में किसी कारण कल से 2 दिन तक बंद है, इसलिए तुम मेरे भरोसे मत बैठना, यही बताने के लिए आया था मैं। मनोज, अब मैं 2 दिन तक लोगों को क्या दूंगा? मुझे तो मेरा ढाबा बंद ही रखना पड़ेगा। अरे रमेश भाई, तुम्हें पता हो इसलिए मैंने बताया, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मनोज वहां से चला जाता है। तभी रमेश के पास लता आकर पूछती है, भैया,
क्या हुआ? वो आदमी क्या कह रहा था? वो आदमी कह रहा था कि 2 दिन तक नॉनवेज नहीं मिलेगा। शहर में बंद होने के कारण मुझे चिकन मटन कुछ भी नहीं मिलेगा, और इस ढाबे में चिकन मटन के सिवा कुछ बनता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं 2 दिन तक ढाबा बंद ही रखूं। इसमें तो बहुत नुकसान होगा भैया। हाँ, मगर इसमें हम कर क्या सकते हैं? भैया, मैं पनीर के पकवान बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ, तो हम 2 दिन तक पनीर के पकवान बनाकर बेचेंगे तो? लता, नॉनवेज खाने वाले लोग पनीर कहाँ खाएंगे? भैया, वैसे भी ढाबा 2 दिन तक बंद ही रहने वाला है, तो इससे अच्छा मैं पनीर के पकवान बनाकर बेचूं। ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो कल से 2 दिन तक तुम ही खाना पकाना। मैं बस यहाँ आऊँगा। ठीक है भैया। ऐसा कहकर रमेश घर चला जाता है। तभी दूसरे दिन सुबह लता उठकर पनीर के सारे पकवान बनाना शुरू कर देती है। पनीर बिरयानी, पनीर टिक्का, पनीर कीमा, पनीर करी, ऐसे बहुत सारे व्यंजन उसने बनाए थे। तभी थोड़ी ही देर में 2 आदमी ढाबे पर खाना खाने आए। तभी सुहास रमेश से, अरे रमेश भाई, मुझे 1 प्लेट चिकन बिरयानी दो जरा। आज ढाबे पर कोई भी नॉनवेज नहीं बना है, पनीर बिरयानी है। आप चाहे तो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकर आओ, मगर तुम्हारे हाथ के नॉनवेज का स्वाद बहुत अलग है भाई। सुहास भाई, मैं परसों तुम्हें नॉनवेज जरूर खिलाऊंगा, मगर ये 2 दिन तुम पनीर खा सकते हो। ठीक है, लेकर आओ, सबके लिए जो स्पेशल है वही लेकर आओ। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है और पनीर के ढेर सारे पकवान लेकर आता है। एक आदमी पनीर की बिरयानी खाकर देखता है। रमेश, अरे पनीर बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ रमेश, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहकर सभी लोग पनीर के पकवान खाने लगे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। पनीर के पकवान अच्छी तरह से बिके थे। ये देख रमेश और लता खुश थे। उसके अगले दिन रमेश अपने ढाबे पर नॉनवेज बना रहा था। तभी एक राजेश नाम का आदमी आता है। वो रमेश से, मुझे पनीर बिरयानी और पनीर करी चाहिए। अरे भाई, आज नॉनवेज बनाया है, आपको उसमें से क्या लाऊं? एक बार बोल दिया ना, मुझे पनीर बिरयानी और पनीर करी ही चाहिए। ये सुन रमेश को गुस्सा आया और वो राजेश से, अरे उस दिन नॉनवेज नहीं था इसलिए पनीर बनाया था। यहाँ हर रोज पनीर नहीं मिलेगा, समझे? तुम्हें दूसरा खाना चाहिए तो बताओ। ऐसा कहते ही राजेश रमेश से, मुझे पनीर बिरयानी ही खानी थी। मुझे अब तुम्हारा ढाबे का कुछ नहीं खाना, समझे? ऐसा कहकर राजेश वहां से चला जाता है। ये सब देख रमेश बहुत गुस्से में आ जाता है। रमेश के मन में लता के बनाए हुए पकवानों से ईर्ष्या होने लगती है। एक दिन लता रमेश से, भैया, शुभम को सुबह से खांसी और तेज बुखार है। मुझे इसे अस्पताल में लेकर जाना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे इसे अस्पताल लेकर जाने के लिए? तुम यहाँ 2 वक्त का खाना खाती हो और यहाँ रहती हो, वो क्या मुफ्त में आता है क्या? भैया, मैंने आपसे 2 महीने में 1 रुपया भी नहीं मांगा और आप ऐसा कह रहे हो? यहाँ खाना छत ऐसे ही नहीं मिलता। तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं चुपचाप हूँ, नहीं तो धक्के मारकर इस ढाबे से बाहर निकाल दिया होता, समझी? भैया, आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। मैंने तो सिर्फ आपसे कुछ पैसे मांगे हैं और आप मुझे इतना कह रहे हो। तुम अभी के अभी मेरे ढाबे से निकल जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर लता शुभम को लेकर वहां से चली जाती है। लता बहुत रोती है, मगर रमेश पे उसका कोई असर नहीं होता। लता गांव में चली जाती है। तभी एक संजय नाम का आदमी लता को ढूंढते हुए आता है। संजय लता से, जी आपका नाम लता भाभी है ना? आप राघव भैया की पत्नी हो ना? हाँ, मैं ही लता हूँ, मगर आपको मैंने पहचाना नहीं। मैं राघव भाई का मित्र हूँ। मैंने उनसे 50,000 रुपए उधार लिए थे। अब मेरे पास पैसे आए हैं तो सोचा आपको वापस कर दूं। मैंने आपको बहुत ढूंढा भाभी, मगर आपका कहीं पता ही नहीं था। अब आप मुझे दिखाई दी हो। भाभी, ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी भाई साहब। भाभी, आपको कोई भी जरूरत हो आप मुझे बेझिझक कह सकती हो। जी भाई साहब। ऐसा कहकर संजय वहां से चला जाता है। तभी लता उन्हीं में से कुछ पैसे लेकर शुभम का इलाज करवाती है और संजय को रमेश ने उसके प्रति किया हुआ व्यवहार बताती है। तभी संजय की मदद से लता एक होटल खोलती है। वो रमेश के ढाबे के सामने ही होता है।
अब लता उसके होटल में पनीर के विविध पकवान बनाती है और बेचने के लिए रखती है। तभी बहुत से ग्राहक उसके होटल में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तभी ये देख रमेश बहुत गुस्सा हो जाता है। इस लता ने मेरे ढाबे के सामने ही होटल खोला और मेरे कस्टमर भी उसी के होटल में खाना खाने जाते हैं। ऐसा कहकर रमेश गुस्से से घर चला जाता है। लता बहुत मेहनत करके अपना होटल अच्छी तरह से चलाती है और लता को उसमें कामयाबी मिल जाती है। लता के होटल की तरक्की देख बहुत से लोग उसके होटल में खाना खाने आया करते थे। उसने अपनी जैसी बेसहारा औरतों को भी मदद की। अब इस तरह से होटल चलाकर वो अपना गुजारा किया करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। सूरजपुर नाम के गांव में सिया नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी सुधीर का एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपाहिज बन गए थे। सिया की माँ शारदा लोगों के यहाँ काम करके घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन सुधीर को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए सुधीर पानी पीने के लिए बेड से नीचे उतर रहा था। तभी वो जोर से जमीन पर गिर गया और बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन शारदा वहाँ आ जाती है। अजी, आप ऐसे कैसे नीचे गिर गए? आप उठिए। शारदा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे आवाज लगा देते, उठने की क्या जरूरत थी? आखिर मैं कब तक तुम्हें ऐसी तकलीफ देता रहूंगा शारदा, भगवान ही जाने। ऐसा बोलकर शारदा सुधीर को उठाकर बेड पर बिठाती है। शारदा की नजर उसके सर पर लगे जख्म पर पड़ती है। तभी शारदा सुधीर से, आइंदा से आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे आवाज दिया करेंगे। मैं यही हूँ और मैं आज से काम पर भी नहीं जाऊंगी, समझे? अगर तुम काम पर नहीं गई तो हम क्या खाएंगे शारदा? सिया जब तक घर पर है तब तक मैं काम खत्म करके घर आ जाया करूंगी और बाद में दिन भर घर में ही रहूंगी। ऐसा कहकर शारदा सुधीर के सर को पट्टी लगा देती है और अपना काम करने चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कॉलेज से सिया वापस घर आ जाती है। वो घर में आकर अपने पिताजी के सर पर चोट देखकर सिया अपने पिताजी से, पिताजी, ये आपके सर को क्या हुआ? ये चोट कैसे आई? सिया बेटी, मैं पानी लाने के लिए उतरने की कोशिश कर रहा था तो नीचे गिर गया। छोटी सी चोट है बेटा, इतनी गहरी नहीं है। पिताजी, आप खुद का जरा भी ख्याल नहीं रखते। ऐसा कहकर सिया सुधीर के गले लग जाती है और अपनी पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। सिया पढ़ाई करके अपने माँ पिताजी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। रात के समय उसके मन में विचार आता है, अगर मैं कोई काम करूँ तो माँ को भी मदद हो जाएगी। मैं कल ही जाकर जॉब ढूंढती हूँ। ऐसा मन में सोचकर सिया सो जाती है और दूसरे दिन जल्दी से अपने घर से निकलकर सिया कॉलेज में चली जाती है। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद सिया बाहर निकलती है। वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमती है। तभी उसकी नज़र एक मेडिकल स्टोर पर पड़ती है। उस मेडिकल के सामने एक प्लेट लगी हुई थी। ये देखकर सिया बहुत खुश हो जाती है। सिया उस मेडिकल में जाकर मेडिकल वाले से, अंकल, यहाँ काम के लिए लड़कियाँ चाहिए थी। हाँ, मगर हमें पढ़ी लिखी लड़की मेडिकल पर काम करने के लिए चाहिए। अंकल, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? मुझे सिर्फ आप काम बता देना और मैं कॉलेज में भी जाती हूँ। मैं कॉलेज करके काम पर आया करूँगी। ठीक है, मगर तुम्हें सब काम सीखना होगा। अंकल, आप मुझे सिर्फ एक बार समझा दीजिए, बाद में मैं मेरा काम करूँगी। और हाँ, तुम्हें महीने का 5,000 रुपये पगार मिलेगा। चलेगा अंकल, मैं कल से काम पर आ जाऊँगी। ठीक है। ऐसा कहकर सिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिया अपने घर आ जाती है। तभी वो शारदा से, माँ, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या हुआ सिया? आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। माँ, मैंने कॉलेज करके जॉब करने का डिसीजन लिया है। इससे तुम्हें थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। मेरी बच्ची, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, आज से मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दिया करूँगी। इससे तुम पिताजी पे ध्यान दे पाओगी। बेटी, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मैंने जॉब ढूंढ लिया है और मैं कल से ही काम पर जाने वाली हूँ। ऐसा कहकर सिया खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर सिया अपना काम करने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो मेडिकल में आ जाती है। तभी मेडिकल वाले अंकल से, नमस्ते अंकल, मुझे बताइए क्या काम करना है? तुम्हें जो भी कस्टमर आए उनका नाम और उन्हें दिए हुए मेडिसिन का नंबर लिख लेना है और ये सब हमारे कंप्यूटर में स्टोर करके रखना है। अंकल, आप मुझे सिर्फ एक बार समझा दीजिए,
बाद में मैं मेरा काम करूंगी। मेडिकल वाला सिया को डेटा कैसे सेव करते हैं ये सिखाते हैं और थोड़ी देर के लिए घर चले जाते हैं। तभी सिया अपना काम मन लगाकर करती है। वो सब नई बातें सीख रही थी। उसका सीखने का जज्बा देख दुकान में काम करने वाला राजेश, तुम आज नई आई हो क्या इधर? जी, आज मेरा काम का पहला ही दिन है। अच्छा। ऐसा कहकर राजेश अपना काम करने चला जाता है। तभी वहाँ एक ग्राहक आकर कुछ सामान मांगता है। सिया को जो सामान पता था उसने जल्दी निकाल कर दिया, मगर कुछ टैबलेट उसको समझ में नहीं आ रही थी। तभी सिया ने राजेश की मदद लेकर ग्राहक को वो टैबलेट दे दी और उनका बिल बना दिया। सिया अब दोपहर के समय कॉलेज में जाने के लिए निकलती है। तभी मेडिकल वाला सिया से, आने में ज्यादा देर मत करना, नहीं तो काम से निकाली जाओगी। अंकल मैं सिर्फ 3 घंटे ही कॉलेज में जाने वाली हूँ। मैं मेरा लेक्चर खत्म करके जल्द ही आ जाऊंगी। ठीक है, अगर लेट हुआ तो तनख्वाह कम मिलेगी। जी। ऐसा कहकर सिया कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में जाकर सिया अपने क्लासेस अटेंड करती है और फिर से मेडिकल में आ जाती है। उसका आज का दिन तो अच्छा था। अब वो शाम के समय पर घर आ जाती है। तभी शारदा सिया से, आ गई बेटी तुम? आज पहला दिन कैसा रहा? माँ, आज का पहला दिन अच्छा रहा। मैं अभी खाना खाकर सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। हाँ बेटा, चलो खाना खाने बैठ जाते हैं। ऐसा कहकर सिया अपने घर वालों के साथ खाना खाने बैठ जाती है। अब हर रोज सिया काम पर वक्त से जाया करती थी। उसकी काम के प्रति लगन देख और उसके सीखने की चाह देख मेडिकल वाला खुश था। एक दिन मेडिकल में दोपहर के समय चोरी होती है। उस समय सिया मेडिकल में नहीं होती। उसे आने में देर हो जाने के कारण उसे कुछ नहीं पता था। अब मेडिकल मालिक सिया से, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। आज अगर तुम मेडिकल में होती तो मेरे मेडिकल में चोरी नहीं होती। इस समय मेरा मेडिकल कभी भी बंद नहीं रहता, मगर आज बंद था। यही चोरों ने देखकर चोरी की है। मगर अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मेरी वजह से चोरी हुई है, ऐसा आपको लगता है? तुम आज 1 घंटा लेट आई हो और ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही हो। तुम जैसे गरीब लड़की पर विश्वास रखना ही मेरी गलती है। मगर राजेश भैया तो होंगे ना मेडिकल में? वो आज किसी काम से दोपहर से छुट्टी लेकर गया है और तुम होने के कारण मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ये सब सुन सिया के आंखों में आंसू आ गए। मुझे आने में देरी होने के कारण मेडिकल में चोरी हुई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम कल से काम पर मत आना, मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मेडिकल वाला सिया को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तभी सिया बहुत रोने लगती है। उसे अब क्या किया जाए ये सोचता ही नहीं। ये देख सिया चलते चलते रास्ता भटक जाती है और एक मंदिर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देख सिया भगवान से, तुम्हें तो मेरी परिस्थिति पता है ना भगवान, मगर मेरी मदद कोई नहीं करता। इतनी मुश्किल से मुझे जॉब मिला था, अब मैं मेरे घर में क्या बताऊं? ऐसा कहकर सिया एक जगह बैठकर बहुत रोने लगती है। तभी उसके पास एक सोनिया नाम की लड़की आती है। उसे देख, हे तुम सिया हो ना? मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा था। हाँ, मगर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मैंने तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड लेते देखा था। अच्छा, मगर तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मेरी जॉब चली गई है, इसीलिए मन बहुत उदास है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। ऐसा कहकर सोनिया वहां से चली जाती है। सिया वहां ही बैठी थी। तभी एक औरत सिया के पास आकर, बेटी ये लो ड्रेस तुम्हारे लिए, मैं मंदिर में हर दिन दान करती हूँ, ये लो। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? मेरी ओर से तोहफा समझकर रख लो। ठीक है। ऐसा कहकर सिया वो ड्रेस रख लेती है। अब सिया उदास मन से अपने घर चली जाती है। घर जाते ही सिया कमरे में जाकर ड्रेस निकाल कर देखती है तो वो ड्रेस उसे बहुत पसंद आता है। सिया वो ड्रेस पहनकर देखती है। उसके बदन पर वो ड्रेस बहुत ही सुंदर दिखता है। वही ड्रेस पहनकर सिया सो जाती है। उसकी माँ उसे देखने आती है तो सिया को सोता देख उसकी माँ, ये लड़की भी ना बिना खाना खाए सो गई, सुबह जल्दी उठ के उसे खाना दे दूंगी। ऐसा सोचकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। अब सिया सुबह उठती है तो वो अपने ड्रेस को देखती है तो उसे वो ड्रेस सोने का दिखाई देता है। वो हाथ लगाकर देखती है तो वो सच में सोने का बन गया था। सिया मन ही मन में, अगर मुझे 1 महीने की तनख्वाह मिल जाती तो मैं घर में दे पाती, मगर मेरी नसीब में तो वो भी नहीं है। ऐसा कहकर
सिया फिर से उदास हो गई। अब सिया देखती है कि उसके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं। ये देख सिया चौंक जाती है। ये पैसे कहाँ से आए? तभी उसकी नजर उस ड्रेस पर पड़ती है। वो ड्रेस बहुत चमक रहा था। तभी वो अपने हाथ में देखती है तो हाथ में पैसे दिखाई देते हैं। वो बहुत हैरान हो जाती है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। अब सिया फिर से मांग के देखती है, मुझे अभी के अभी कुछ खाने की चीजें चाहिए। तभी उसके सामने बहुत से खाने के पकवान आ जाते हैं। ये देख सिया को पता चलता है कि वो ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं है, वो जादुई ड्रेस है। तभी सिया वो खाना लेकर अपने माँ के पास चली जाती है और उन्हें सब बात बता देती है। ये सब बात सुन शारदा भी बहुत खुश हो जाती है। सिया उसके हाथ में आए हुए पैसे भी अपनी माँ को दे देती है। तभी शारदा, मेरी बच्ची, तू तो हमारे लिए सच में लक्ष्मी हो। आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में इतना कुछ आया है। ये सब सुन सिया के पिता सुधीर, बेटी, हमारे तो भाग ही खुल गए। अब ये पैसे पहले भगवान के सामने रखो। जी पिताजी। ऐसा कहकर सिया वो पैसे भगवान के सामने रखती है और अपना काम करने चली जाती है। उसी दिन से सिया कॉलेज में जाया करती थी और गरीब लोगों की मदद भी कर दिया करती थी। सिया को कोई भी समस्या हो तो वो उस ड्रेस से कहा करती थी और वो ड्रेस उसकी ख्वाहिश जल्दी पूरी कर दिया करता था। अब एक दिन सिया उस ड्रेस से, हे जादुई ड्रेस, मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए था। ऐसा कहते ही सिया के सामने सोने का ढेर बन जाता है और सिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोना लेकर सिया सोनार के पास चली जाती है और सोनार को सोना बेचकर उससे आए हुए पैसों से उसके पिताजी का ऑपरेशन करवाती है। सिया के पिताजी का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाता है। ये देख सिया और शारदा बहुत खुश हो जाती है। सिया अब उस ड्रेस की सहायता से अपने जैसे गरीब लोगों की मदद कर दिया करती थी। सिया जरूरतमंदों की मदद करके कॉलेज भी कर रही थी। अपनी बेटी की तरक्की देख शारदा बहुत खुश थी। सब जादुई सोना देने वाली ड्रेस की मदद से हुआ था। उसकी सहायता से बहुत से गरीब लोगों की मदद हुई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कठिन परिस्थितियां बहुत आती हैं, मगर उसका सामना कैसे करना है ये इस कहानी से सीखने को मिलता है। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।